एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है, सुन लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपसे ये कहा गया कि सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ऑफ पीपल हैविंग HIV, उन बंदों को जिन्हें HIV की प्रॉब्लम है, 90% टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गोज अनडिटेक्टेड। पहले क्वेश्चन को समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 18, आज ये गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है बाहर, इसलिए बीच में फू फू हुई फी होती रहेगी, तो इसलिए परेशान ना हो, घबराए ना। हाँ जी, पहले समझ लो उन बंदों को जो कि जिन्हें बीमारी है, वो यूं कह रहा जिन्हें बीमारी है उनमें से 90% को बीमारी डिटेक्ट हो जाती है। इसका मतलब 90% सही टेस्ट हुआ। भाई बीमारी है भी और डिटेक्ट भी होगी, तो इसका मतलब 90% सही टेस्ट। लेकिन 10% में बीमारी है तो मगर डिटेक्ट नहीं होती, इसका मतलब गलत टेस्ट। जिन बंदों को HIV है उन पे 90% सही टेस्ट होता है, 10% गलत टेस्ट होता है। आगे बता रहा, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एज HIV नेगेटिव। इसका मतलब सही टेस्ट, बीमारी है भी नहीं, नॉट हैविंग HIV। उन बंदों पर जब टेस्ट होता है तो उस केस में 99% तो सही टेस्ट होता है, लेकिन 1% गलत टेस्ट होता है। मतलब बीमारी है तो है नहीं, लेकिन फिर भी निकल आई पॉजिटिव आ गया रिजल्ट। इसका मतलब बीमारी थी तो नहीं मगर फिर भी आ गई, तो वो तो गलत टेस्ट हो गया। तो जिन बंदों को बीमारी है उन पे 90% सही, 10% गलत। जिन्हें बीमारी नहीं है उन पे 99% सही और 1% गलत। ये तो आपको टेस्ट की रिलायबिलिटी दे रखी है। जो HIV टेस्ट है ये टेस्ट रिलायबिलिटी आपको दे रखी है। ये टेस्ट रिलायबिलिटी है, इसका क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन इसे क्वेश्चन में आप नहीं भी लिख रहे हो ऊपर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई मार्क्स मिलने या कटने वाले नहीं है। अब कहा क्या आगे, कह रहा फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, वन पीपल इज selected एट रैंडम, गिवन द HIV टेस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट यानी कि लेबोरेटरी वाले रिपोर्ट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। मतलब एक बंदे को सिलेक्ट करा, उस पर टेस्ट किया और पैथोलॉजी वाले ने यूं कह दिया भाई इसे तो बीमारी है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV। प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा कि उसे वास्तविकता में HIV हो। तो दो केस बनाए हमने, एक E1 और एक E2। ठीक है जी, E1 E2 में वो वाला केस जरूर होना चाहिए जो लास्ट में पूछा गया। तो लास्ट में पूछा गया एक्चुअली हैज HIV, तो इसका मतलब हैविंग HIV और नॉट हैविंग HIV, बस दो ही केस बनेंगे इसके अंदर। अब मुद्दा यह है कि E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई E1 की प्रोबेबिलिटी है, यूं कहा था इसने, लार्ज पॉपुलेशन में से 0.1% को HIV पॉजिटिव है वो, तो यानी कि 0.1%। इसका मतलब 0.1 अपॉन 100, यानी कि 0.001 हो गया बेटे। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, E1 की होने की। फिर हमसे वो कह रहा है नॉट हैविंग HIV की निकालनी, तो सीधा फंडा है, 1 में से 0.001 को माइनस कर दिया तो 0.999 आ गया बेटे। E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, E2 की प्रोबेबिलिटी आ गई। ना तो हमें E1 से कोई मतलब अभी फिलहाल, ना E2 से। हमें तो ये कहा गया आगे कि एक बंदे को सेलेक्ट करा और उसे टेस्ट दिया गया और पैथोलॉजिस्ट ने यूं कह दिया कि भाई ये तो HIV पॉजिटिव है बंदा। तो ई क्या लेंगे हम, ई लेंगे कि सिलेक्टेड पर्सन डायग्नोस्ड, सिलेक्टेड पर्सन डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव, selected person diagnosed as HIV
पॉजिटिव। अब मैं प्रोबेबिलिटी ई बाई ई वन भी निकाल लूंगा और प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू भी निकाल लूंगा। बस अब ये समझने का खेल है, इसे देख लो ध्यान से। ई बाई ई वन, तो दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ो। प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव, कब? जब उसे वो बीमारी है, मतलब बीमारी है भी और डिटेक्ट भी होगी। इसका मतलब जिन्हें बीमारी है उन पे सही टेस्ट हो गया, तो जिन्हें बीमारी है उन पे सही टेस्ट हुआ 90%। तो इसका मतलब यहाँ पे 90% का यूज होगा, यानी कि 90/100 या कह लो 0.9। फिर मैं ले रहा हूं ई बाई ई टू। ई बाई ई टू, भाई दोनों केसेस को एक साथ पढ़ो, जब आएगा समझ में। प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव, कब? E2, जब उसे बीमारी थी नहीं। भाई उसे बीमारी डायग्नोज हो गई लेकिन उसे बीमारी थी नहीं, इसका मतलब गलत टेस्ट हो गया ना होने वालों पे। ना होने वालों पे गलत टेस्ट की प्रोबेबिलिटी 1% है, तो यहाँ पे सिर्फ 1% का यूज होगा, 1/100 यानी कि 0.01। ये आ गया जी हमारे पास। अब आप कहो सर इन वाली प्रोबेबिलिटी का तो यूज हुआ नहीं 10% और 99% का। बेटे ये कंफ्यूजन क्रिएट करने को दे रखी बस, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। हमें तो इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, तो मैंने ये केसेस यहाँ निकाल दिए। अब पूछ किसकी रहा प्रोबेबिलिटी, होने की या ना होने की? उसने पूछा हमारे से एक्चुअली हैज HIV, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी मांग रहा, कब? जब E हो चुका है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जब E हो चुका है, तो नीचे तो दोनों केस PE1 इंटू E बाई E1 प्लस PE2 इंटू PE बाई E2, और ऊपर E1 की मांग रहा है तो E1 वाला केस ऊपर PE1 इंटू E बाई E1। देखो भाई आया क्या समझदानी में सवाल? वैल्यू नहीं रख रहा हूं, उसे आप लोग खुद रख लेना, वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया, देखो मेन चीज ये है जो मैंने आपको समझाई, ये वाला टेस्ट रिलायबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन में टेस्ट रिलायबिलिटी का ही खेल है कि बीमारी है उस पे सही टेस्ट गलत टेस्ट, बीमारी नहीं है उस पे सही टेस्ट गलत टेस्ट, और अकॉर्डिंगली फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी बच्चे बताएं भाई, क्लियर हो गया सबको? कोई परेशानी दिक्कत है तो बोलिए। इसके बाद चलो जी, ज्यादातर को क्लियर हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन देखो जरा, पहले 1 मिनट। प्रॉब्लम 4th भी है लेकिन पहले 5वां क्वेश्चन देखो आप एक बार, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये कह रहा है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। मतलब जिनमें बीमारी है उनमें 99% तो सही टेस्ट, 1% गलत टेस्ट। वो 1% यहाँ लिखा नहीं हुआ। आगे कह रहा हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5 ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। मतलब जिसे बीमारी नहीं थी उसे भी बीमारी आ गई, तो ऐसा केस 0.5% है गलत टेस्ट का, और सही टेस्ट इस केस में होगा उसकी जरूरत नहीं है हमें फिलहाल। तो आगे उसने ये कहा लार्ज पॉपुलेशन में से, ये कहा उसने हमारे से द टेस्ट विल इम्प्लाई टू कितने, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिसीज, यानी कि आपको E1 तो वही दे रखा 0.1%, मतलब 0.001। फिर वो आगे यूं कह रहा हमारे से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे वास्तविकता में डिसीज थी। तो बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देख लें क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं अब आप सब? हाँ भाई क्वेश्चन 5 कर सकते हैं आप सब, देख लें भाई ऑनलाइन वालों।
इसे ट्राई जरूर कर लेना आज ही, एग्जाम्पल 18 करने के बाद आप इसे ट्राई जरूर कर लेना 5th क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी समझ लीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 समझिए भाई ध्यान से। कह रहे हैं आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। भाई या तो बच्चा जानता होगा या फिर वो तुक्का मारेगा। कुत्ता मारेगा नहीं, तुक्का मारेगा। हाँ जी। कह रहा है 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी ही गेसेस। मतलब E1 की वैल्यू दे दी और E2 की वैल्यू दे दी। कह रहा है assume that student who guesses the answer will be correct with probability 1/4। भाई 4 ऑप्शन उसके अंदर है एमसीक्यू में, तो उसके तुक्का मार के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। लेकिन इसने जानते हुए सही आंसर की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई जब वो जानता है तो वो सही आंसर ही देगा। ऐसा कोई बेवकूफ तो है नहीं कि आंसर पता हो और फिर भी गलत लिखेगा एमसीक्यू में। तो इसका मतलब ये तो श्योर इवेंट हो गया, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो इसका मतलब व्हेन ही नोज द आंसर देन ही विल आंसर इट करेक्टली, इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई 1। वो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट he answered it correctly। तो ध्यान दीजिए, E1 E2, एक में तो he knows और एक में he guesses। हाँ भाई, E1 की प्रोबेबिलिटी he knows the answer दे रखी है आपको बुक में 3/4, और E2 की प्रोबेबिलिटी he guesses 1/4। अब आप देख लो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। इन सब का सम जो है दोनों प्रोबेबिलिटीज का 1 आ रहा है, आ रहा है। अब E है he answered it correctly। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी E/E1 इकट्ठा पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ही आंसर्ड इट करेक्टली व्हेन ही नोज, तो हमें पता है तो श्योर इवेंट है, 1 हो गया। E/E2 प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली कब? व्हेन ही गेसेस। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कुत्ता मार के सॉरी तुक्का मार के सही आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब मांग किसकी रहा वो? ही नोज, E1 की मांग रहा भाई, कब? जब सही आंसर दे चुका है, तो E1/E लिख दिया हमने। नीचे वही दोनों केस, PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2। मांग रहा E1 की, तो E1 वाला केस ऊपर लिख देंगे ठाके, गलती होने का कोई चांस ही नहीं। वैल्यू रखो, रिजल्ट निकाल लो। रख दो भाई, कितना? 3/4 इंटू 1, ओहो क्या लिख दिया, 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, ये आ गया जी हमारे पास। तो यहाँ पे एक 4 यहाँ से काट दिया, एक 4 यहाँ से काट दिया, एक 4 यहाँ से काट दिया, इसका एलसीएम ले लिया। नीचे का 4 ऊपर चला जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, और नीचे 12 प्लस 1 13 हो गया। तो 12/13 आंसर आ गया। जरा चेक कर लें एक बार, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा भाई? सेम है आंसर। चलो जी, फिट है। यह आपके पास हो गया जी 5वें तक का काम खत्म। इसके बाद प्रॉब्लम है 10 12 13 14, वो भी समझ लें। पहले 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, सुनिए जी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया तनीषा?
जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें वो ये कह रहा है कि सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस। अच्छा, अगर एक गर्ल ने डाइस थ्रो करा तो आगे कह रहा है इफ शी गेट 5 और 6, अगर उसका 5 और 6 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, मतलब 8 केस बनेंगे, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स को वो नोट कर लेती है। और आगे कह रहा है इफ शी गेट 1 2 3 4, शी टॉसेस अ कॉइन वंस, एक बार सिर्फ, एंड नोट वेदर इट इज हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। ओके, कह रहा है इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, यदि उसका एक हेड आया, एग्जैक्टली वन हेड आया, then what is the probability that she threw 1 2 3 और 4 with the dice? कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे दो इवेंट बना लिए, एक इवन एक ही टू। एक तो ले लिया 5 और 6, एक ले लिया 1 2 3 और 4। ये आ गया जी। आप जो है इवन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, दो हैं इसमें और टोटल 6 होते हैं, तो 2/6 ऐसी रहने दो। E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो बेटा जी। हाँ भाई, E2 की, E2 में 4 आ रहे, 4/6। ठीक है जी, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, तो काट दो। ये हो गया ऊपर वाला कट के 1/3, और ये वाला कट के हो गया 2/3। डिनोमिनेटर अब भी सेम ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास E1 E2 की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये यूं कह रहा, ई क्या है, ई हमारे पास है एग्जैक्टली वन हेड। तो भाई E/E1 एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी जब 5 और 6 आया हो, तो 5 और 6 के केस में सिक्का 3 बार उछल रहा, 3 बार के 8 केस बनते हैं। HHH HHT HTH THH, इस तरीके से 8 केस बनते हैं। तो उनमें से एग्जैक्टली वन हेड वाले कितने केस होंगे? सिर्फ 3 होंगे, बना के देख लेना आप चाहे तो। उसके बाद E/E2 मतलब एग्जैक्टली वन हेड जब 1 2 3 4 आया हो, तो भाई 1 2 3 4 तो तब आता है जब आता है, मतलब ये कहा तो सिक्का एक बार उछलता है, एक बार में तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी हमारे पास। मांग रहा प्रोबेबिलिटी किसकी भाई? 1 2 3 4 की, मतलब E2 की मांग रहा। कब? जब E हो चुका हो, एग्जैक्टली वन हेड आ चुका हो। कोई बात नहीं, नीचे तो दोनों केस, PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2। E2 की मांग रहा, तो E2 इंटू E/E2 वाला केस ऊपर, या हमारे पास बस वैल्यू भर्ती कर दो इसकी। हाँ जी, E2 की 2/3 इंटू E/E2 1/2, फिर नीचे E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। आप देखो 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, यहाँ 4 रह गया सिर्फ नीचे। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 4 एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8 तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया 4 2 जा 8 और 3 11, 8/11 आ रहा जी आंसर। चेक करो भाई आप लोग भी। ये था 10वां नंबर क्वेश्चन। चलो जी, सेम आ गया आंसर। इसके बाद आगे हम 12 13 और 14, 3 सवाल और हैं। 13 14 तो मेरे ख्याल से ये एमसीक्यू टाइप वाले हैं, चाहे तो क्वेश्चन वही, कोई बात नहीं। 12 देखो जी, 12 पे ऐसे लिखो आप, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AHD सवाल। AHD मतलब आया ही धरा। तो बहुत कर रहे हैं आज गैस वाले भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। अब मुद्दा यह है कि कौन से मेथड से करें। ये दो तरीके कौन से हैं? या तो हम दो इवेंट बना लेंगे, या हम 4 इवेंट बना लेंगे। क्या मतलब है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तब पता चलेगा 2 इवेंट और 4 इवेंट का क्या मतलब है। वो कह रहा एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो गया। कह रहा फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। बाकी बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और वो दोनों डायमंड के यानी कि ईंट के पाए गए। वो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। वो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि खोया हुआ पत्ता डायमंड का हो। भाई मेरी बात समझो आप, अगर मैं बनाऊं 4 केस तो वो ऐसे बनेंगे, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज हार्ट, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, लॉस्ट कार्ड इज क्लब। सब किसी का भी हो सकता है भाई खोया हुआ पत्ता। अब एक तो तरीका है ये 4 इवेंट बना के, ठीक, सबकी प्रोबेबिलिटी 13/52, 13/52, 13/52 और 13/52, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ऐड करके बना जाएगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, आपको लॉस कार्ड डायमंड की प्रोबेबिलिटी मांग रहा, तो आप 2 इवेंट मान लो, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 13/52, 1/4, और नॉट डायमंड में 39/52 यानी कि 3/4। तो 1/4, 3/4 जुड़ के यहां भी बना रहा है, किसी से भी कर सकते हैं आप। आपकी एक्स्ट्रा बुक्स में RS अग्रवाल वगैरह में जो दे रखा है आपको, वो 4 केस बना के दे रखा है। मैं आपको सिर्फ 2 केस से करा रहा हूं इससे क्वेश्चन को, E1 और E2। E1 क्या लिया, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। हाँ भाई, E1 की प्रोबेबिलिटी डायमंड की 13/52, 1/4, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, 1 - 1/4 कर लो, या सीधा 39/52 लिखकर 3/4 लिख लो, बात एक ही है। तो आपके पास E1 की प्रोबेबिलिटी भी आ गई और E2 की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। ये हो गया जी हमारे पास। अब उसने ये कहा कि वो जो 2 कार्ड निकाले वो डायमंड के पाए गए, तो E क्या है, selected cards are found to be, both selected लिख लेना, both selected cards are found to be diamond, वो डायमंड के पाए गए। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी पहले E/E1 और फिर E/E2। बताइए, यूं कह रहा बोथ सेलेक्टेड कार्ड आर फाउंड टू बी डायमंड, कब, जब लॉस्ट कार्ड कैसा था, डायमंड था, डायमंड का एक पत्ता पहले ही खो चुका है, डायमंड का एक पत्ता पहले ही खो चुका है। तो इसका मतलब 12/51, और अगला पत्ता जो डायमंड निकाला उसके लिए 11/50, 12/51 इंटू 11/50। फिर उसके बाद E/E2, E/E2 का क्या अर्थ है, दोनों कार्ड डायमंड के पाए गए, कब, जब खोया हुआ पत्ता डायमंड का नहीं था। पत्ता तो खोया है, डायमंड का नहीं खोया, यानी कि डायमंड के तो 13 ही हैं, लेकिन पत्ता खोया है तो नीचे 51, 13/51 इंटू 12/50, ये आ गया जी हमारे पास। बस अब आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो E1 की, जब E हो चुका है, तो नीचे दोनों केस, हाँ भाई नीचे दोनों केस और ऊपर E1 वाला केस, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50, नीचे 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 3/4 इंटू
13/51 इंटू 12/50, ये आ गया ये हमारे पास कुल मिला के। तो 451/50 यहाँ भी है, 451/50 यहाँ भी है, 451/50 यहाँ भी है, कट गया। ऊपर भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो 12 कॉमन लेके 12 से 12 भी कट जाएगा। कट रहा भाई 12 से 12। ऊपर रह गया 11 और नीचे रह गया 11 प्लस 13 तिया 39, 39 और 11 हो गए 50। तो 11/50 आ रहा भाई आंसर। प्लीज चेक। कौन से वाला? दो पत्ते निकाले ना बेटे। तो पहला पत्ता निकाला आपने डायमंड का, ध्यान दीजिए, आपने जो पत्ते निकाले वो दोनों डायमंड पाए गए। अब लोस्ट कार्ड डायमंड का था, तो यानी कि डायमंड के टोटल 13 पत्ते होते हैं, 13 में से एक हो गया, कितने रह गए? तो 12/51 पहला। फिर जब दूसरा निकाला तो उसमें सिर्फ 11 ही रह गए अंदर, तो 11/50। ये भी डायमंड, ये भी डायमंड, तो दोनों डायमंड की ये होगी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही यहाँ पर पत्ता तो खो गया लेकिन वो डायमंड का नहीं खोया, लेकिन जो आए वो दोनों डायमंड आए। तो पहला डायमंड 13/51 से, और वो बाहर रह गया अगला तो 12/50 से। सारी वैल्यू रख दी, नीचे का सेम था वो कट गया, 12 कॉमन था कट गया, यहाँ रह गया 11, यहाँ नीचे 11 और 13 तिया 39, 39 और 11 50 हो गया, तो 11/50 हमें आंसर मिल जाएगा। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद बचा है 13 और 14। चलो जी, एक प्रॉब्लम हमारी दो रह गई, या तो इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, नहीं तो इसे कल बता देंगे हम आपको। अभी हमारे पिछली एक्सरसाइज के भी कुछ एग्जाम्पल कल रह गए थे जो मैंने नोट करे थे। एक तो शायद 14 नंबर था, एक 13 नंबर था। ये दो एग्जाम्पल प्लस ये दो क्वेश्चन हमारे, ये कल बता के पहले आपको टोटल प्रोबेबिलिटी भी कल सिखाएंगे और आगे का काम भी। बस आज के लिए यह है कि पिछला जिसका जो भी रुका है उसे कंप्लीट कर लें, और कुछ नहीं है आपका काम। ओके स्टूडेंट्स।